Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. So guys जैसे कि हम सब जानते हैं आज हो गया है आपका 22 अक्टूबर 2024 और आपका आज का SSC MTS 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जीके के जीएस के और इंग्लिश के आपके आज के पेपर में पूछे गए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, then the comment box is all yours. Please do let us know that. ठीक है, अब वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। वर दे टफ, वर दे इजी, पेपर का लेवल कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, जिससे कि आगे आने वाली शिफ्टों में जिन स्टूडेंट्स के, जिन कैंडिडेट्स के एग्जाम हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए, उन्हें पता पड़ जाए कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह से उनको अपना प्रिपरेशन करना है। सो यस गाइज जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस एंड ऑल्सो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ एनी अपडेट फ्रॉम अस। एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी हम लेकर आते हैं हमारे चैनल पे फिर आप उसको मिस नहीं करोगे। तो यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वो कर लेना, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइज नंबर 1 क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो था कि इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। ठीक है, हरित जो हाइड्रोजन है वो इंडिया प्रोड्यूस करने का सोचता है हर साल 5 मिलियन टन्स एनुअली। तो ये जो उन्होंने मतलब इंडिया ने कितना मिशन रखा है कि कितने साल में ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन चलेगा एनुअली फॉर हाउ मेनी इयर्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये जो हरित हाइड्रोजन प्रोडक्शन का जो मिशन रखा है गवर्नमेंट ने तो वो कितने साल तक चलने वाला है। सो गाइज बाय द एंड ऑफ 2030 का मिशन उन्होंने रखा है। और बात करें इस मिशन की तो गाइज ये 4 जनवरी 2023 को स्टार्ट कर दिया गया था और इस मिशन के अंडर इंडिया जो है इट एम्स टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल सेंटर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन and export. तो guys ये याद रखना by the end of 2030 is the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वेदर एलिमेंट। तो गाइज वेदर एलिमेंट में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से होते हैं। तो वेदर एलिमेंट हो गए आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एयर हो गया, रेनफॉल हो गया। सो गाइज ये सब जो होते हैं ये आपके वेदर एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वो आपका वेदर एलिमेंट नहीं होगा। आपको प्लांट उसमें दे रखा था ऑप्शन में, तो गाइज प्लांट आपका करेक्ट आंसर था बिकॉज प्लांट जो है इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ वेदर एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द फर्स्ट गार्डन टोम्ब। ठीक है, गार्डन टोम्ब जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाई गई है वो कौन सी है। तो गाइज हुमायूं टोम्ब जो है वो गार्डन टोम्ब कहलाती है। तो हुमायूंस टोम्ब इज द करेक्ट आंसर और हुमायूं टोम्ब इज द फर्स्ट गार्डन टोम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और हुमायूं की जो ये टोम्ब है दैट इज द टोम्ब ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन निजामुद्दीन ईस्ट एरिया ऑफ दिल्ली इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। और बात करें इस पीस ऑफ आर्किटेक्चर की, जो ये हुमायूं टोम है इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो गया था। सो गाइस द कंस्ट्रक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं टोम, इट स्टार्टेड इन द ईयर 1565 और वो कंप्लीट हो गया था 1572 में। यस गाइस इट टुक दिस लॉन्ग बिकॉज हुमायूं टोम जो है ये बहुत काफी ह्यूज है, इट्स वेरी 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 ह्यूज, वेरी बिग। This is the reason why it took a longer period of time to construct it. अब गाइस क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द हुमायूं टोम की, तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हुमायूं टोम बिगैन 9 years आफ्टर द एम्परर्स डेथ। मतलब जो हुमायूं थे उनके मरने के 9 साल के बाद इन द ईयर 1565 इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और 1572 एडी में कंप्लीट हो गया था, जिसके लिए जो हाजी बेगम थी उन्होंने ही मिराक मिर्जा गियास को बोला था उनके हस्बैंड की टोम बनवाने के लिए। ठीक है, जो मिराक मिर्जा गियास हैं वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो अफगानिस्तान से आए थे टू गिव शेप टू द एक्सक्यूसिव डिजाइन
शी हैड इन हर माइंड, मतलब जो हाजी बेगम थी उन्होंने सोच रखा था कि किस तरह का टोम उन्हें बनवाना है, जिसके लिए उन्होंने मिराक मिर्जा गियास को अफगानिस्तान से बुलाया था टू टेल हिम कि दिस डिजाइन आई हैव इन माई माइंड, और उसको आप उकेरो, उसको आप बनाओ मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के मेमोरी में. However, the final structure was completed by Gya's son. तो guys जो ग्यास थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया था 1565 में, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सडन डेथ हो गई थी. उसके बाद फिर जो ग्यास के सन थे जिनका नाम था सैयद मोहम्मद इब्न मिराक गियातुद्दीन, ये उनके बेटे का नाम था, जिन्होंने अपने पिता की डेथ के बाद फिर उसको कंस्ट्रक्शन को वापस से शुरू करा था. And this also can be the reason कि construction took a bit longer than usual. Okay, next question. Which was the first Marathi newspaper? तो guys, Darpan is the correct answer. जो बाला शास्त्री जमभेद जम्बेकर जम्बेकर हाँ जम्बेकर जो है उन्होंने पब्लिश करा था सबसे पहला मराठा न्यूज़पेपर जो था, मराठी न्यूज़पेपर, जिसका नाम था दर्पण. दर्पण जो था वो मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, और वो मराठी जर्नलिज्म में काफी ज्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि जो बाल शास्त्री जम्बेकर थे वो भी मराठी जर्नलिज्म के फादर कहलाते थे. और जो दर्पण था उनका जो उन्होंने पब्लिश करवाया था, दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन महाराष्ट्र. तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है विच इज गिवन इन दिस बॉक्स, प्लीज इसे याद रखना. अब बात करें मराठी लैंग्वेज की, तो गाइज जो मराठी लैंग्वेज है उसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, लिटरेचर और कल्चर में काफ़ी उसका पुराना इतिहास है, जैसे कि हम सब जानते हैं. और जो फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर जिसकी हम बात कर रहे हैं दर्पण की, वो गाइज 6 जनवरी 1832 में शुरू हुआ था. तो आपको ये डेट भी याद कर लेनी है कब स्टार्ट किया गया था, 6 जनवरी 1832 में. किसके द्वारा, सॉरी किसके द्वारा, बाल शास्त्री जंबेकर के द्वारा. ठीक है. ये जो पेपर था ये मराठी लैंग्वेज के साथ साथ होने के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी था, मतलब वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में था. ठीक है. और यस इंग्लिश में था, तो इंग्लिश में वो बॉम्बे दर्पण के नाम से पब्लिश होता था, द बॉम्बे दर्पण. और यस 1832 से पब्लिश होने के बाद वो 1840 तक चला, लेकिन फिर 1840 में उसकी जो पब्लिशिंग थी वो स्टॉप हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. और यस 1881 के में भी फिर एक न्यूज़पेपर जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा जाता था, जिसका नाम था डेली केसरी, वो भी काफी चर्चाओं में था उस समय में, क्योंकि उसमें जो भी इंडिपेंडेंस एरा के समय में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब मेंशन करी जाती थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उस न्यूज़पेपर में. तो बाल गंगाधर तिलक का आपको याद रखना है डेली केसरी न्यूज़पेपर जो कि 1881 में चलता था, और ये जो दर्पण है और जो द बॉम्बे दर्पण है जो कि 1832 में चलता था और 40 तक चला था, ये भी आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज एस्टैब्लिश्ड? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 1966. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वाइट पार्ट ऑफ एग कॉल्ड? तो गाइस बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, और कुछ ने तो गलती से शायद योक ही कर दिया था. तो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, जो योक होता है दैट इज द येलो पार्ट ऑफ द एग. ठीक है. लेकिन जो व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम एग व्हाइट बोलते हैं, उसका भी एक नाम होता है. वैसे तो हम कॉमनली, इवन आई से इट एग व्हाइट, आई डोंट से इट दैट इट इज एल्बुमिन. ठीक है. बट द नेम गिवन टू द एग व्हाइट इज एल्बुमिन. ठीक है. तो एल्बुमिन आपको याद रखना है. जो एग व्हाइट है विच इज नोन एज द एल्बुमिन, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एल्बस, जिसका लैटिन में मतलब होता है व्हाइट. ठीक है. एल्बस, एल्बस का मतलब जिसका होता है व्हाइट. Four alternating layers of thick and thin albumin contain approximately 40 different proteins. कम से कम 40 तरह के प्रोटीन्स माने पाए जाते हैं एग के अंदर, एंड शायद यही रीजन है कि प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है एग. एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एग वाइट इन एडिशन टू वाटर. ओके, सो ये चीज आपको याद रखना है. सो द वाइट पार्ट इज कॉल्ड एल्बुमिन. Okay, next question. The collection of Vedic hymns or mantras is called. So, guys, there is a particular word given to the collection of Vedic hymns and mantras जिसको हम बोलते हैं संहितास. ठीक है.
और वेदों की बात करें तो गाइस कुल 4 प्रकार के वेद मौजूद हैं हमारे कल्चर में, जिसमें आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जिसमें ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यजुर्वेद जो है वो अनुष्ठानों से संबंधित है कि आप कौन सा अनुष्ठान किस तरह से ले सकते हैं, वो यजुर्वेद कहलाता है, यजुर्वेद बताता है। सामवेद जो है उसमें काफी सारे आपको छंद ऋग्वेद के लिए दिए गए हैं, मतलब कई सारे ऐसे छंद हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है, ऋग्वेद से लिए गए हैं, दिए नहीं गए हैं, लिए गए हैं। और अथर्ववेद जो लास्ट आपका हो गया उसमें ऋग्वेद के छंद शामिल हैं इसमें भी। तो मतलब सामवेद और अथर्ववेद जो है उसमें ऋग्वेद से छंद लिए गए हैं, उसमें ऋग्वेद के छंद शामिल हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बथुकम्मा फेस्टिवल है वो किस राज्य में, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो गाइस जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ के लोग बथुकम्मा फेस्टिवल को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक है। और बात करें ये कैसा फ्लावर है, तो गाइस वो पुष्प जिसे हम बोलते हैं ना, फूल, ये पुष्प का फेस्टिवल है, सो इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। और बात करें नवरात्रि की, क्योंकि ये काफी वहां पे बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ड्यूरिंग नवरात्रि। जो बथुकम्मा होता है इसको पूरे 9 दिन के लिए मनाया जाता है, क्योंकि तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी माता दुर्गा और दुर्गा नवरात्रि काफी ज्यादा प्रचलित है, और लोग उस समय बाथुकम्मा जो फेस्टिवल होता है उसको पूरे 9 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ माँ हमारे द्वार आई है, माँ हमारे घर पर आई है। अब बात करें गाइस बाथुकम्मा की कि ये जो बाथुकम्मा है इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस बाथुकम्मा का मतलब होता है द अराइवल ऑफ गॉडेस इन लाइफ, मतलब देवी का आगमन हमारी जिंदगी में। दिस इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बाथुकम्मा। इसके अलावा गाइस अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो कि तेलंगाना के हैं, जिसमें बोनालू, समक्का, सरलम्मा, जत्रा, मेदारम जत्रा, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के नाम हैं जो कि उत्तराखंड में मनाए जा ओ सॉरी तेलंगाना में मनाए जाते हैं, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलार मेल वल्ली इज एसोसिएटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। और बात करें अलार मेल वल्ली की, तो गाइज उन्होंने दीपशिखा डांस फाउंडेशन जो है ना चेन्नई में, इसको ओ कर लेना, ठीक है। दीपशिखा डांस फाउंडेशन जो है चेन्नई में, उसको 1984 में उन्होंने स्थापित किया था। तो क्या स्थापित किया था? दीपशिखा डांस फाउंडेशन। किसने किया था? अलारमेर वल्ली ने। कहाँ किया था? चेन्नई में। कब किया था? 1984 में। किस चीज डांस फॉर्म से रिलेटेड? भरतनाट्यम से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। सॉरी। ओके, सो कुछ और चीज जो कि अलारमेल वल्ली से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। तो गाइज जो अलारमेल वल्ली थी, शी वाज द सेकंड यंगेस्ट आफ्टर वैजंती माला टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इन सच अ यंग एज। काफी यंग एज में एज अ भरतनाट्यम डांसर उनको पद्मश्री मिला था, ठीक है, जो कि पहले वैजंती माला को मिला था, उसके बाद इनको मिला था। तो ये उनके अचीवमेंट है, आपको ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बात करें तो 2004 में उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं उनकी लाइफ के, आप प्लीज याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं गाइस भरतनाट्यम के कुछ ऐसे फेमस आर्टिस्ट के नाम जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार जैसे कि हमने देखा फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो अच्छे से याद रखने हैं। तो अब बात करें भरतनाट्यम के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम, तो उसमें है पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सरोजा वैद्यनाथन, आर के पद्मनाभन, प्रीति रमा, आर के शरणा, मलाविका सरुकाय,
चित्रा विश्वेश्वरन, शोभना कालिदास एंड एट लास्ट प्रिया दर्शनी गोविंद। तो गाइज ये सारे वो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो कि भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। प्लीज आप इन्हें अच्छे से याद रखना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो था कि जो उषा बारले हैं रिसीव्ड द पद्मश्री, जो कि इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग इन 2023। तो आपसे ये पूछा गया था कि किस गायन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो गाइस जो उषा पांडवानी है वो एक पांडवानी लोक सिंगर हैं और पांडवानी लोकगीत गाने के लिए ही उनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। और गाइस कुछ ऐसे सिंगर्स जो कि पांडवानी से रिलेशन रखते हैं, मतलब कुछ ऐसे पांडवानी सिंगर्स के नाम जो आपको जान लेना चाहिए क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कुछ इस प्रकार है। पहला तीजन बाई, फिर है झाड़ू राम देवांगन, फिर है ऋतु वर्मा, और फिर है शांति बाई चेलक। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ये पांडवानी गायन के लिए जाने जाते हैं। Okay, next question. Who was recently से मतलब है in April 2023 here, recently appointed as the chairman of the National Technical Research Organization, which is NTRO in short. तो सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म ही याद कर लेना, ठीक है। NTRO का मतलब हो गया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो किसको इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 2023 में? तो गाइस अरुण सिंह जो है, अरुण सिन्हा जो है is the correct answer. ओके, अब बात करें कि एनटीआरओ क्या है। सो गाइस एनटीआरओ इज बेसिकली इंडिया टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि 2004 में स्टैब्लिश करी गई थी। और बात करें इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं, तो गाइस वो न्यू दिल्ली इंडिया में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एनिमल राइट्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो गाइज इन सब चीजों से, कृषि पशुपालन वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपके आर्टिकल 48 में गिवन है। तो जो आर्टिकल 48 का है, हम आर्टिकल 48 जो हमारा भारतीय संविधान का है, वो बोलता है, वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। So article 48A, article 48 जो भी given हो आपको, that would be the correct answer. And just in case ये दोनों ही नहीं given हो, 51A जी अगर आपको गिवन है तो गाइज वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 51A जी है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू आर्टिकल 48A, ठीक है। उनमें जो चीजें गिवन है वो ऑल द मोर सिमिलर ही हैं, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। Next is, according to 2011 census survey, the population growth rate of Kerala was. So guys, जो केरला की जो population growth rate है, according to 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से वो रही है 4.9%। बट गाइज आज के पेपर में स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि मैम 4.9% तो गिवन ही नहीं था, तो हम क्या लगाते। सो गाइज अगर जस्ट इन केस मैं आपको आगे के लिए बता देती हूँ, अगर 4.9% नहीं गिवन है ना, तो उसके जस्ट थोड़ा ऊपर वाला जो भी ऑप्शन गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल 4.9 नहीं है 5 गिवन है, 5 नहीं है 5.1 गिवन है, 5.1 नहीं है 5.2 गिवन है, जो भी जस्ट उससे ऊपर वाला ऑप्शन होगा, जैसे कि आज 5 पॉइंट समथिंग वाला था तो वो ऑप्शन करेक्ट था, तो वो आपको चूज कर लेना है, दैट वुड बी योर आंसर। सो गाइस क्योंकि अभी हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही आपके पेपर में पूछा गया था कि ये कौन सी ऐसा एक राज्य है, कौन सा ऐसा एक स्टेट है जिसने 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फेस करी थी। तो गाइज उसका करेक्ट आंसर था नागालैंड। इसीलिए मैं आपको वापस से उस चीज को रिपीट करवा रही हूँ सो दैट यू डोंट फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइज जो नागालैंड था, that was the only state in the 2011 का जो census survey था that showed the negative population growth rate in 2011 census, और वो जो growth rate उसने दिखाई थी वो थी negative 0.58%। तो guys this is also important, आप अच्छे से याद कर लेना। और बात करें बिटवीन 2001 टू 2011, मतलब 2001 से लेके 2011 तक जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की, वो कितनी थी? So guys, it was 17.69% as a whole for this decade. तो ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ओके गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था एम एंड द बिग हूम। एम एंड द बिग हूम जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? सो गाइज, वो जो लिखी गई थी उसके राइटर का नाम है जेरी पिंटो। सो जेरी पिंटो इज द करेक्ट आंसर। और जेरी पिंटो जो है गाइज, वो 2012 में उन्होंने ये नॉवल लिखा था और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का नॉवल था। और ये जेरी पिंटो का सबसे पहला नॉवल था, ठीक है। इट वाज द वेरी फर्स्ट नॉवल ऑफ जेरी पिंटो। और बात करें जेरी पिंटो की, तो गाइज ही is a poetry writer, prose and children's fiction writer, and also a journalist. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. So the correct answer is Jerry Pinto. Okay, next question is where is रानी का वाव located? तो जो रानी की वाव है तो गाइज वो गुजरात में लोकेटेड है, तो आपको गुजरात यहाँ पे याद रखना है. गुजरात इज द करेक्ट आंसर. और जो रानी की वाव है इसको गाइज द क्वींस स्टेप वेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. और ये जो है इट इज एन इंट्रिकेटली डिजाइंड एंड ब्यूटीफुली प्रेजर्व्ड स्टेप वेल लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पाटन, ठीक है. तो आपको ये भी याद रखना है कि पाटन जिला जो कि गुजरात में मौजूद है, गुजरात के पाटन जिले में ये रानी की वाव लोकेटेड है, ठीक है. और अगर रिवर से रिलेटेड अगर कुछ चीज पूछ लिया जाए तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर, तो वहां पे आपको सरस्वती रिवर याद करना है. और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यूनेस्को की जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसमें इसने अपना नाम ऐड कर रखा है. और जो कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर रानी की वाव, वो कम से कम 23.8589 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 72.1019 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है. जिसमें ऑल्टीट्यूड की अगर आप बात करें तो ऑल्टीट्यूड कुल 67 मीटर्स का है सी लेवल से ऊपर. तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रानी की वाव से रिलेटेड, याद रखना, ठीक है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस. क्वींस स्टेपवेल कहलाता है, गुजरात के पाटन जिले में लोकेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इज सिचुएटेड? तो गाइज ये जो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है जिसको कॉमनली चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. CHEPAUK, चेपॉक स्टेडियम, ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है. चेन्नई तमिलनाडु, इंडिया. और बात करें इसकी स्टैब्लिशमेंट की तो वो 1916 में बन गया था. और ये सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है हमारे कंट्री में आफ्टर ईडन गार्डन. तो जो ईडन गार्डन है कोलकाता में जो मौजूद है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है गाइज. ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना. जो ये क्रिकेट स्टेडियम है इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको कॉमनली TNCA के नाम से जानते हैं. और ये जो स्टेडियम है ये चिपॉक पे लोकेटेड है, जो कि अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम मरीन बीच अलोंग द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल का जो मरीन बीच है वहां से थोड़ी ही दूर पर स्थित है. एंड दैट इज द रीजन वाई इसको चिपॉक स्टेडियम का नाम दिया गया है. So guys, next question था आपका, काल बैसाखी is also known as बोर्दो इसला in which state? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आसाम में. आसाम में जो काल बैसाखी होता है उसको एक नाम से जाना जाता है जो नाम है बोर्दो इसला. अकाल बैसाखी also known in Assam as बोर्दो इसिला, एंड इन सम इंग्लिश पब्लिकेशंस, तो इंग्लिश पब्लिकेशन में इसको नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है. तो ये दोनों नाम आप याद रखना. ये बेसिकली क्या है, ये एक लोकलाइज्ड रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म इवेंट है जो कि बांग्लादेश एज वेल एज इंडियन स्टेट्स में होता है, ठीक है. बांग्लादेश में भी इसको मनाया जाता है और इंडियन स्टेट्स में भी मनाया जाता है. इंडियन स्टेट्स में कहाँ कहाँ? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में ड्यूरिंग समर टाइम्स इसको मनाया जाता है. तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन्स ODI एशिया कप हेल्ड इन इंडिया? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 2004. सो यहाँ पे अप्रैल 2004 वाज द ईयर जब सबसे पहला जो वुमेन्स ODI एशिया कप हुआ था वो भारत में आयोजित किया गया था. इसके अलावा गाइज अगर आपसे पूछा जाता है कि इस मैच में विनर कौन रहा था,
तो गाइस श्रीलंका वाज द टीम जिसने इंडिया को हराकर इस गेम को जीत लिया था, तो श्रीलंका वाज द विनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की। सो गाइस इसका जो सबसे पहला टूर्नामेंट था वो 1973 में हुआ था इंग्लैंड में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो आपका आयोजित हुआ था जून 1975 में, वो भी इंग्लैंड में। तो कंफ्यूज मत होना, इफ दे टॉक अबाउट एंड दे आस्क अबाउट फर्स्ट टूर्नामेंट तो वो 1973 में हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो आपका जून 1975 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पावर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आपका नॉलेजेबल क्वेश्चन भी है, बिकॉज यू शुड नो दैट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन होल्ड्स व्हाट काइंड ऑफ पावर्स। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में सॉरी, सबसे पहले जो आंसर है वो होगा आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होल्ड करता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है दैट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड होता है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है, एंड जो भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करता है उनके पास, डेस्पाइट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो प्राइम मिनिस्टर होता है that has to be a member of one of the houses of bicameral parliament of India, ठीक है, alongside heading the respective house, the prime minister and his cabinets are at all times responsible to the Lok Sabha। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे उसके कैबिनेट मेंबर्स हो, हर समय हर वक्त वो लोकसभा के चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हाउएवर जो प्राइम मिनिस्टर होता है हैज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 years, जिनको हर 5 साल बदल दिया जाता है, लेस्ट द प्राइम मिनिस्टर शैल रिजाइन। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, ठीक है, लोक का भी हो सकता है राज्य का भी हो सकता है। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा विच इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सॉरी, the prime minister controls the selection and the dismissal of members of the union council of ministers। ठीक है, यूनियन काउंसिल्स में कौन से मिनिस्टर्स आएंगे, कौन से रहेंगे, कौन से जाएंगे, ये सारी चीजें जो होती है ये प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। एंड एलोकेशन ऑफ पोस्ट टू मेंबर्स विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर किस मिनिस्ट्री में कौन मिनिस्टर्स रहने वाले हैं, किस मिनिस्टर को कौन सी पोस्ट दी जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अथॉरिटी भी एक प्राइम मिनिस्टर ही होल्ड करता है एक इंडिया में। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द responsibilities and accountabilities and powers that a prime minister of India holds. Okay, next question, what is the percentage share of agriculture workers in India as per census 2011। तो guys ये तो हम सब जानते हैं कि भारत में even today जो agriculture sector है that holds the highest position, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स कितने हैं इंडिया में, 54.6% है एज पर द 2011 सेंसस सर्वे। सो 54.6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड इन बोथ अल्कोहल प्रोडक्शन एंड ब्रेड मेकिंग। तो गाइज आपको ब्रेड मेक करना हो या अल्कोहल प्रोडक्शन करना हो, आपको रिक्वायरमेंट होती है यीस्ट की, तो यीस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें आपको एक करेक्ट स्पेलिंग चूज करने के लिए क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जिसमें आपको ब्लोइंग का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था, प्रोक्रेस्टिनेट का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था, और ओकेजन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो गाइज दीज 3 स्पेलिंग्स गिवन हियर आर द करेक्ट वन। बहुत से बच्चों ने प्रोक्रेस्टिनेट में बहुत गलतियां करी हैं, किसी ने कैस्टिनेट कर दिया, किसी क्रेस्टी कुछ कर दिया। ठीक है, तो और ऐसे ही ओकेजन में भी गड़बड़ कर दिया, सिंगल सी और डबल एस वाला टिक कर दिया। सो दैट इज ऑल रॉन्ग। आपको तीनों करेक्ट स्पेलिंग यहाँ दी गई हैं स्क्रीन पे, आप इनको अच्छे से
देख लो, याद कर लो, ठीक है। ब्लोइंग तो बहुत सिंपल ही है, आई आई होप आपने ये तो सही ही किया होगा, बिकॉज इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जो प्रोक्रेस्टिनेट होता है, इसको ब्रेक करके आपको याद रखना चाहिए। तो प्रो तो है ही, उसके बाद क्रैस, फिर टिनेट, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। और ओकेजन में डबल सी याद रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स पूछे थे सबमिसिव के, तो गाइस सबमिसिव के एंटोनिम्स कुछ हैं। डोमिनरिंग हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, इंट्रैक्टेबल हो गया, ये सब जो है ये आपके एंटोनिम्स हैं सबमिसिव वर्ड के। नेक्स्ट आपको एंटोनिम पूछा गया था कॉलस का, तो गाइस कॉलस के लिए हो गया काइंड और कंपैशनेट, ये जो हो गया ये एंटोनिम्स है कॉलस के। नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब पूछा गया था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। इसका मतलब होता है गाइस कि एक्सीडेंटली कुछ आपने ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर दी है दैट यू वर नॉट सपोज टू टेल, ठीक है। मतलब आपने बातों ही बातों में कुछ ऐसा बता दिया जो कि आप बताना नहीं चाहते थे, या फिर आपको नहीं बताना था, बट यू हैव टोल्ड, या फिर यू हैव स्पोकन अबाउट इट, तो इसका मतलब होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। और इन सिंपलर टर्म्स आप बोल सकते हो टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू। You have spilled some beans which you were not supposed to tell, ठीक है। So guys, that's it. That was all about today's video. Those were the very important GK, GS and English के questions जो कि आज यानी कि आपके 22 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और इसी तरह से बने रहिएगा, बिकॉज वी डू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन आवर चैनल ऑलमोस्ट डेली, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, much love and all the very best to all the candidates.